So, what do we mean by fat degeneration? Fat degeneration means some kind of deposits of lipids. You might have heard something like cholesterol, lipid profile. Have you heard things like that? Fatty liver, fatty heart. Have you heard? जी। Even यस। sometimes you have fatty brain. So, so fat produced by disruptions of enzymes. Now, enzymes is the responsibility of two things. One is the general enzyme for the digestive system, whatever fat you ingest, that is taken care of with the help of enzymes produced by pancreas and the bile provided by liver gallbladder. Another place, seat of enzyme production for fat is the mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria is nucleus which is in every cell. So whatever fat has ingested, if it remains undigested, if it is digested, if it is acted upon by the enzymes, it will turn into fatty acids. Now, fatty acids are very small molecules that can get into veins and can be absorbed by in the blood. And if not, then there are lymphatic channels. But otherwise, what will happen? This fat will impregnate. And once it impregnates, it gets into the cellular level, that is in the cells of the walls of the organ. That is known as fatty infiltration. Now, this fatty infiltration can be taken care of by the enzymes if it is generated properly by the mitochondria. And if it is not, because of our habits of food, etc., or एक्सरसाइजेस, ठीक से एक्सरसाइज नहीं करे, खाना अगर गलत खाए, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपको पता होगा, है ना? तो एलडीएल और वीएलडीएल ये सब बढ़ता है, तो वो इम्प्रेग्नेट कर जाता है, सेल्स में चला जाता है। और अगर इफ दैट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर वो डाइजेस्ट ना हो, किससे? एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, उस समय वो जो मांसपेशियां हैं वो सब डिजेनरेट कर जाती हैं, क्योंकि फैट फैट में ज्यादा काम करने की ताकत नहीं है, मसल्स में काम करने की ताकत है। चर्बी तो खाली मांस बढ़ाती है। ऐसे केस में हार्ट का भी हो सकता है, फैटी हार्ट हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, नहीं, कभी कभी फैटी ब्रेन भी हो सकता है, कहीं भी फैट इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। ऐसे केसेस में ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म अगर ठीक हो जाए तो ये हो जाएगा। कभी कभी इंजरी की वजह से भी हो जाता है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो सेल्स में अगर फैट इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो वो फैट जमा हो जाता है, राइट? लिवर और किडनी में और हार्ट में, ये तीन में ज्यादातर देखा जाता है, लिवर, हार्ट और किडनी। कभी कभी कहीं कहीं और भी दिखाई दिया जाता है। इसके जब ऐसा हो जाता है ना, then we can use the points on this meridian. टॉक्सिन्स होते हैं
और अगर ब्लड की कमी है, इफ यू आर एनीमिक, देन दिस इज जनरली, जब when oxygen is not available because of the lack of blood, then the fat is consumed, right? Fat is consumed in order to make the energy required for a movement of body. जब क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती तो फैट तो रिएक्ट करके बनाते हैं, माने एटीपी बनता है। एटीपी माने द एनर्जी जिससे कि सारी बॉडी चलती है। हम्म। तो ये पॉइजनिंग वगैरह होने से क्या होगा, ये इंटेस्टीन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि फैट जो निकला वो अगर वॉल्स में चला गया, इंटेस्टीन में चला गया, तो दैट कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम। उसके साथ में कुछ माइक्रोब्स या वायरस भी चले जाते हैं, कभी कभी टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टीन्स, ये भी होता है। तो इसमें टॉक्सिन्स कैसे जा सकते हैं, किस तरह के टॉक्सिन? फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, ये सब हो सकता है। तो अगर फैटी डिजेनरेशन इस तरह का हो जाए तो मसल्स काम नहीं करेगा, मसल्स काम नहीं करेगा तो मूवमेंट खराब हो जाएगा, राइट? तो इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर इनसाइड सेल्स में अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन ठीक से कब नहीं पहुंचेगा? जब आदमी एनेमिक हो जाता है। तो जब इस तरह की बात लेकर आवे कोई कि एनलार्ज लिवर या एनलार्ज हार्ट या एनलार्ज किडनी, तो पूछना चाहिए कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, टोटल ब्लड काउंट कितना है, और पहले कभी हिस्ट्री रही है क्या, ब्लड कम रहता है क्या? अगर ये सब रहता है देन यू शुड नो दैट वी हैव टू यूज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट इज बैड, सो वी विल हैव टू डू। इसमें भी वही है, पॉइंट नंबर 1 2 3, नहीं? तो अगर एब्डोमेन वगैरह में है, फैटी डिजेनरेशन है, चाहे वो ऑर्गन्स में हो या ब्लड वेसल्स में हो या लिम्फेटिक वेसल्स में हो, तो एब्डोमेन में हो, पेल्विक रीजन में हो या पैरों में हो, राइट? जिसमें क्या क्या हो सकता है, अगर नीचे है, डायफ्राम के नीचे है, तो लिवर फैटी हो जाती है। कभी सुना भी होगा आपने, फैटी लिवर बहुतों को हो जाता है। और वो ठीक से जरा सा खाने में अगर नियंत्रण कर दें, if we just keep a little bit cautious, if we are our of our diet and a little bit of exercise, तो फैटी लिवर जल्दी ठीक भी होता है। इनफैक्ट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ग्लैंड है इनफैक्ट बड़ा, दैट फॉल्स सिक इजीली एंड इट गेट्स हेल्दी इजीली। दूसरा हो सकता है कि लिपॉइड नेफ्रोसिस हो जाती है, किडनी में नेफ्रोसिस हो जाती है। तो अगर नेफ्रोसिस हो जाए तो किडनी काम करना बंद कर दे। किडनी में जो ग्लोमेरुलस है, वो बाउमेन कैप्सूल है, वहां पर जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो फैटी लिवर हो या लिपॉइड नेफ्रोसिस हो, राइट, या पेनक्रियाज में कभी कभी हो जाता है, वो भी दैट इज ऑल्सो बिलो द डायफ्राम। तो अगर आपको रिपोर्ट लेके कोई आएगा लाइपोमेटोसिस, नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ है कि इनफिल्ट्रेशन जमा हो गया है पेनक्रियाज में, जमा हो गया, तो वो एंजाइम कम बनेगा। एंजाइम कम बनेगा तो फैट सैट से फैटी एसिड कम बनेगा। तो वो भी देखना चाहिए। हम लोग जो बीजी मेरिडियन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपोजिट फ्लो ले सकते हैं या नॉर्मल फ्लो में यांग बढ़ा सकते हैं। इसमें सब में कौन सा पॉइंट यूज होगा? बिलो द डायफ्राम जितना भी एब्डोमेन का ऑर्गन है, जो भी, चाहे लिवर हो, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे किडनी हो, अगर इसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, फैटी लिवर हो जाएगा, फैटी किडनी हो जाएगा,
तो क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, फैट D1। आपको लोकेशन दिख रही है, फैट D1। दूसरी तरफ इस टो में कौन सी मेरिडियन है, ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम टो यू हैव गॉल ब्लैडर मेरिडियन। गैल्वेट। And on this side you have fat degeneration. So fat D1 can be used for fatty liver, fatty kidney, fatty pancreas. You can use even if the blood vessels of legs are fatty, infiltrated, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना, तो उसमें भी फैट D1 कर सकते हैं आप। इसके साथ में कौन सा पॉइंट यूज करना पड़ेगा, CMP, मतलब कहीं भी फैट डिजेनरेट हो रहा हो, फैट इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो, जिसकी वजह से मसल्स काम नहीं करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फैट डिजेनरेशन, फैट डिजेनरेशन, राइट। क्या करेंगे, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट के साथ फैट D1 यूज करेंगे। अगर इसमें पेन है तो आपको पता लग जाएगा कि फैटी प्रॉब्लम है, फैट डिजेनरेशन है, राइट। फैट D2 इज अनदर, फैट D1 B। CMP वही है जहाँ हर जगह होता है, सारे टोज में, सारे फिंगर्स में पोजीशन वही होती है, CMP की पोजीशन वही होती है ना। खाली क्या था, जो फाइब्रॉयड मेरिडियन था उसमें दो CMP थे, एक ऑर्गन्स के लिए और एक म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। बाकी सब में एक ही CMP है, देयर इज ओनली वन CMP, एंड दैट इज एट दिस पोजीशन नियर द मिडिल जॉइंट ऑफ द टोज और द फिंगर्स। सर, हम्म, बोलिए। इसमें सीएमपी वाला पॉइंट भी तो होगा। ये फैट D1 MP तो है, मेजरमेंट पॉइंट। हम्म। अच्छा, ठीक। हम्म। ठीक। फैट D2, फैट D2 किसके लिए है, पूरा चेस्ट, गले तक नहीं, हार्ट का फैटी फैटी हार्ट आ जाए, नहीं, हाइपोट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है, उसमें भी हम लोग लगाते हैं, है ना। एनलार्ज्ड हार्ट आ जाता है, उसमें भी लगाते हैं। एनलार्ज्ड लिवर में तो फैट D1 लगाएंगे, और हार्ट अगर एनलार्ज्ड है तो क्या लगाएंगे, फैट D2। तो अगर डिजेनरेशन ऑफ हार्ट मसल्स हो गया है, क्यों, क्योंकि उसमें फैट चला गया है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, फैटी डिजेनरेशन, फैट डिजेनरेशन। और इसमें आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू शुड टोनिफाई और sedate, but if you are not sure, if I am not sure, what you can use seeds or straight needle। क्या होता है इसमें, हम लोगों को एक्चुअली टोन करना चाहिए। क्यों टोन करना चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स जब बनेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, हर सेल में है, न्यूक्लियस। तो मसल के हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें हमें जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, एंजाइम। एंजाइम्स। एंजाइम्स जनरेट करेंगे तो ये जो फैट घुस गया है ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, और ये धीरे से निकल जाएगा मसल के सेल से। दो दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, दिस टेक्स टाइम एट टाइम्स, राइट। सर, इसके साथ हेचेट लगा सकते सर? हाँ, लगाना ही है ना, क्योंकि हमको तो यांग टोन करना हाँ। है ना। यांग यस टोन सर। करेंगे तब, यांग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन, और जनरेट क्या करना है हमें, जनरेट क्या करना है, एंजाइम्स। एंजाइम्स। नहीं, वही तो फैट को फैटी एसिड में चेंज करेगा। यस। फैट, फैट तो घुस गया, फैट अगर घुस गया तो मसल तो काम करेगा नहीं, मसल काम नहीं करेगा तो गए हम लोग। फैट अगर हार्ट का मसल काम ना करे तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगी, यस। है ना। कभी कभी तो नहीं हो यस। पाता है, बाद में इतना बढ़ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी बोल के उसको बोलते हैं।
और बाद में कार्डियक फेलियर होता है, हार्ट फेल हो जाता है। सो फैटी लीवर, फैटी हार्ट, फैटी ब्रेन, नहीं, और किडनी, ये सब में वी कैन यूज दिस। ब्रेन में हो जाएगा तो कौन सा यूज करेंगे? फैट D3 एंड CMP। हार्ट में हो जाएगा तो क्या करेंगे? फैट D2 एंड फैट D1। ठीक। आप जो इलाज कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में इसको करिए। ठीक। इसमें यांग का क्या रिलेशन है सर? रिलेशन, यांग फोर्स होती है। चाइनीज में, चाइनीज यांग की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं हाँ, शुरू से? फंक्शन। अनिल जी, मैं क्या कह रहा हूँ शुरू से कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर को हम TCM के साथ यूज करें। हाँ जी। यिन और यांग दो फोर्सेस होते हैं चाइनीज में, है ना? पता है ना? आपको पता होगा ये। पता है। यिन यांग तो जानते हैं। यांग का क्या क्या काम है, जानते हैं आप? तो अगर कोई चीज फंक्शन। बनानी है तो कौन सा फोर्स चाहिए? यांग चाहिए कि यिन? कोई चीज बढ़ानी है। कोई चीज जनरेट करनी है, पैदा करना है कुछ, जी, तो तो इन चाहिए। यिन चाहिए। क्यों भाई? अवस्थी जी, अगर कुछ पैदा करना है तो ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से। यिन चाहिए कि यांग चाहिए? ये यंग यंग। क्यों भाई वेंकटेश, कौन ठीक है? अवस्थी जी ठीक बोल रहे हैं कि अनिल? सर यांग सर। हाँ। अनिल जी बहुत ध्यान से रखिए। यांग का मतलब क्या है? एक्शन, काम। अरे कोई चीज पैदा करने के लिए काम करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करने के लिए भी काम करना पड़ता है, आटा जी पीसने के लिए भी सर। काम करना पड़ता है। आटे को पीसोगे तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी कोई भी चीज पैदा करने के लिए यांग फोर्स चाहिए। प्रोलिफरेशन होता है, एक सेल अपने ही समान दो सेल बनाती है मरने से पहले। कौन सा फोर्स चाहिए? जी। यांग चाहिए। हाँ, आप यांग। बुढ़े हो रहे हैं, आप बुढ़े हो रहे हैं, मान लीजिए मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, है ना, 76 77 साल का हो रहा हूँ, उठने बैठने चलने में तकलीफ होती, क्या 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 गड़बड़ हो गया? यांग कम हो हाँ, गई। यांग कम हो यांग। गई, काम करने की ताकत। फंक्शन इज यांग, स्ट्रक्चर इज यिन। बेसिक्स चूंकि नहीं, आपने ठीक से नहीं किया है कहीं भी किताब, आप तो खाली यूट्यूब में सीख के आए ना, कहीं क्लास तो किया नहीं आप। हम्म। तो दिक्कत तो हम्म। होती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आए। यांग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फंक्शन, हर तरह की फंक्शन के लिए कौन सा बल चाहिए? यांग बल चाहिए। हाँ। यिन क्या है? स्टेबल, जैसे है वैसे ही रहे, कुछ चेंज ना हो। यिन को मूवमेंट नहीं चाहिए, यांग को मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट मीन्स यांग, नो मूवमेंट मीन्स यिन। वो फोर्स जो मूवमेंट बंद करना चाहती है, नहीं करना चाहती, उसको यिन बोलते हैं। वो फोर्स जो मूवमेंट करना चाहती है, काम करना, काम करने का मतलब मूवमेंट। वर्क कैनॉट बी डन विदाउट मूवमेंट, वर्क मीन्स मूवमेंट। ठीक है। तो हमें यहां क्या जी। करना होगा? फैट को, फैट को क्या करना होगा? हम बर्न। लोग खाना खाते हैं, तीन चीज ज्यादा रहती है, कौन कौन सी चीज? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हम्म। और फैट। ये पता है, ये तो नॉर्मल बात है। हम्म। आयुर्वेद में भी कहते हम्म। हैं तीन सबसे ज्यादा जो चीज हमारे खाने में होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बो। प्रोटीन, और तीसरा फैट। फैट। फैट माने ऑयल, घी, है ना? और खास करके अगर आप मीट मच्छी खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। हम्म? अब हम्म। फैट को पचाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। कौन बनाता है? पेनक्रियास बनाता है। पेनक्रियास के दो काम हैं, एक का नाम है एक्सोक्राइनल फंक्शन और दूसरा का नाम है एंडोक्राइनल फंक्शन। एक्सोक्राइनल फंक्शन क्या है? एक्सोक्राइनल फंक्शन में एंजाइम्स बनता है। वो एंजाइम कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। और जो कुछ भी फैट जो आ गया और वो कन्वर्ट नहीं हुआ है फैटी एसिड में, वो इन एंजाइम्स के द्वारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
और जो प्रोटीन आता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट रहता है तो वो तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, एंजाइम्स मिलने शुरू हो जाते हैं और वो ग्लूकोज बनता है। देखो ये थोड़ी सी बात डाइजेस्टिव सिस्टम की याद रखना है। याद रहेगा अनिल? अभी मैंने क्या कहा? याद रहेगा। कौन सी तीन चीज खाते हैं ज्यादा हम लोग? भोजन में हमारे क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। 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 उसके अलावा भी रहता है, मिनरल्स रहता है और मिनरल। विटामिन्स रहता है, ये सब रहता है। लेकिन ये तीन चीज मेन है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड इम्पॉ फैट। इसको पचाने का काम, पचाने का माने ये इसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में, केमिकल्स में चेंज कर देंगे जो कि रक्त वाहिनी, मतलब जो शिराएं हैं उसके दीवार के अंदर से हो करके घुस करके ब्लड में चली जाए। जब जी। ब्लड में जाएगा तभी तो ताकत बनेगी। जी। और ये ब्लड में से होता हुआ घूमता हुआ कहाँ आता है? लिवर में आता है। हम्म। और लिवर में आने के बाद सारा जो भी बनाया हुआ है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, इन सब पर केमिकल रिएक्शन होता है। नहीं, जैसे अमीनो एसिड है उससे क्या बनता है? यूरिया बनता है। और अगर गड़बड़ हो गई तो यूरिक एसिड भी बनता है ना? तो यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट है, निकल जाता है। यूरिया बाई प्रोडक्ट है, निकल जाता है। ये सब जहर है, अगर ये ना निकले तो आदमी मरेगा। गठिया हो एंसेफ्लाइटिस जाएगा। होगा, हाँ एंसेफ्लाइटिस होगा, गठिया होगा। नहीं, एंसेफ्लाइटिस माने इसको कहते हैं दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर। ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए है, थोड़ा सा अगर सीखना है तो। लेकिन ये मोटी बात है। तो ये एंजाइम्स एक तो पेनक्रियास बना रहा है, और कहाँ हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि ये जल्दी से पच नहीं पाया, ब्लड में नहीं जा पाता, क्योंकि ब्लड वेसल, ब्लड की जो नली है वो इधर है, और जो दीवार है इंटेस्टाइन की, आंतों आंतों की या ऑर्गन की, वो यहाँ है। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है। तो ऑर्गन से निकल के लिक्विड में जाता है, लिक्विड से निकल करके ब्लड में जाता है। और ब्लड से जो खुराक है, खाना है, वो ब्लड से निकल करके लिक्विड में आता है, लिक्विड से निकल करके सेल में घुसता है। तो हम्म। अब जो खाना खाया उसमें फैट है, तेल है, घी है, जो भी है ये सब है। और उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर मान लो बाहर निकल करके ब्लड से आ गए, पानी में से घुस के, और ऑर्गन में चले गए, टिश्यू में, उसी को सेल्स में घुस गए, उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ डिजीज। तो वो उसको कहते हैं इम्प्रेग्नेशन स्टेज। आपको हमने बताया था ना, एक्सक्रीटरी स्टेज, रिएक्शनरी फेज, डिजीज है ना, 6 फेज का बताया ना आपको, है? फिर हम्म। डिपोजिशन फेज, फिर इम्प्रेग्नेशन फेज। इम्प्रेग्नेशन है ना, अंदर घुसना सेल में। अंदर घुस गया मान लो फैट, तो वहां अंदर हम्म। भी हमारे पास हर सेल में एक न्यूक्लियस है, नाभि। वो न्यूक्लियस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? माइट। माइटो पावर हाउस है वो। कहाँ है? हर सेल में है, छोटे से छोटे सेल में। वो भी जेनरेट करता है। हम्म? और वो क्या करता है? वो ऐसा जनरेट करता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट आ गया तो ग्लूकोज आ जाएगा, मान लीजिए लिवर में केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज आ गया, तो उसको ऑक्सीजन मिल गया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी चल रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है, एनर्जी बन जाती है। अगर वो मान लो कि ब्लड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट को जला करके कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तब क्या होता है? फैट को जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के जल जाता है वो। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया से एंजाइम्स निकलता है जिससे कि एटीपी बनता है। हम्म। एटीपी माने एनर्जी, जिस एनर्जी से सारा काम होता है, एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन अगर वो भी नहीं बने तो क्या होगा? अब वहां पे अगर वो एंजाइम्स नहीं बने जिससे कि फैट को यूज करके हम एनर्जी बना सकें, या फैट को कन्वर्ट करके फैटी एसिड बना दें, जाके फिर से वो
निकल जाए ब्लड के हम्म साथ, वेनस ब्लड के साथ, वेन्स में निकल जाए। हम्म बाहर चली जाए, नहीं बॉडी से बाहर चला जाए, लिक्विड में चला गया, वहां से वेन्स में चला जाए, नहीं वेन्स में नहीं गया तो लिम्फ में चला जाए। तो हमें एंजाइम्स चाहिए या वो एक्शन चाहिए जिससे कि फैट को जला के, अगर मान लीजिए एनीमिया है तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, तो फैट फैट से ही बनेगा, एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन पूरा मिलता है तो ग्लूकोज से पूरी एनर्जी बन जाती है, नहीं। और जब ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है तो फैट से एनर्जी बनती है, फैट गलने लगता है, आदमी दुबला होने लगता है। हमें क्या करना है? फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गया, माने सेल में फैट घुस गया। क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया को कार्यान्वित करना है, सारा काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यांग बढ़ाना पड़ेगा। फंक्शन मींस यांग, किसी भी लेवल में हो। तो फैटी डिजेनरेशन वाले अगर पॉइंट डॉक्टर वॉल ने दिए हैं, उनको नहीं मालूम था, उन्होंने नहीं यूज किया। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, टोन करें कि सेडेट करें। हमें भी पूरा पक्का नहीं, हम बता सकते कभी टोन कभी से, लेकिन क्या, चूंकि हमें यांग बढ़ाना है, नहीं, तो डिजेनरेशन तभी कम होगी कि जब फैट को हम चेंज करें, या तो एनर्जी में चेंज करें या फैटी एसिड में चेंज करें। तो चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? परिवर्तन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? यांग चाहिए कि यिन चाहिए? यांग चाहिए। यांग। हाँ। तो अगर ये डिजेनरेशन रोकने वाले पॉइंट हैं तो इसके मतलब यांग बढ़ाएंगे, तो इसको टोन करो। ये हमारी सोच है। समझ में आ रहा है? आई गेटिंग इट? और अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपने एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आप या तो उसे टोन करिए या क्या करिए, सीड्स लगाइए, स्ट्रेट नीडल लगाइए। अगर आप स्टार मैग्नेट्स यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो नहीं रेकमेंड करता, लेकिन कर सकते हैं। बॉल मैग्नेट छोटे छोटे यूज करने हैं, या फिर सीड, या कान में जो लगाते हैं सीड, ऑरिकुलर सीड्स आते हैं, आपने देखा है? वो भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है वो। दैट वर्क्स वंडरफुली वेल ऑन ऑल ईएवी पॉइंट्स। सारे ईएवी पॉइंट में वो लगाता है, कान वाला। जो लोग ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर करते हैं, सीड्स लगाते हैं, उनके पास रहता है, वो लगा सकते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक। तो आपके ब्लड की क्या हालत है अवस्थी जी? कितना रहता है हेमोग्लोबिन? 13.8 है सर, 13.8। बढ़िया है। और टोटल ब्लड काउंट ठीक है, विद इन वो भी नॉर्मल रेंज? ठीक था। नॉर्मल रेंज लेकिन में है? स्प्लीन साइड में पेन है सर। स्प्लीन के साइड में पेन है? हाँ, हल्का। खाली पेट होता है तो ज्यादा मालूम देता है। इन्फ्लेमेशन पेन टाइप का मालूम देता है। हो सकता है, देखना पड़ेगा वैसे। ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल रहेगा, कोई थेरेपिस्ट रहे तो कर जी। सकते हैं काम। सर ये आवाज में दर्द क्या है सर उनका? हैं? इनकी आवाज में दर्द, आवाज में दर्द। आवाज में दर्द नहीं है, ट्रेमर है। ट्यूमर। ट्रेमर है, ट्रेमर। कंपन। कंपन। इसको कहते हैं इंटरनल विंड ऑफ लिवर। ये ट्रेमर क्यों आता है? इंटरनल विंड ऑफ ट्रेमर, एक्सेस ऑफ इंटरनल विंड। विंड। तो अगर ब्लड वगैरह ठीक है तो ब्लड की डेफिशिएंसी से इसके मतलब नहीं हो रहा है, जो हम लोग कल बात कर रहे थे अच्छा। परसों। तब क्या करना अच्छा। पड़ेगा? तब हम लोगों को इंटरनल विंड को सेडेट करना पड़ेगा। अच्छा। फॉर्मूला है, अगर बीजी मेरिडियन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फॉर्मूला है जी। इंटरनल विंड।
वो एक्सेस हो गया। लीवर सीटेट करना पड़ेगा। हाँ, लिवर से अपोजिट फ्लो में लेते हैं हम लोग। अगर हम लोगों के पास बीजी मेरिडियन है अगर, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो ब्लड की कमी हो तो सकती। विंड हीट को सीटेट करें सर, कोल्ड को बढ़ाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अपोजिट फ्लो में आपने बीजी मेरिडियन किया हुआ है कि नहीं किया? जी जी। लिवर थ्री स्पाइरल अपोजिट फ्लो लीजिए। अच्छा कोल्ड कोल्ड एंड ड्राइनेस सेडेट, हीट टोन। अच्छा। देखो भाई, एक्सेस का मतलब क्या होता है? अक्लूजन, स्टैग्नेशन। हम्म हम्म स्टैग्नेशन ऑफ ची गिव्स राइज टू एक्सेस। हम्म कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जा रही है, रुक जा रही है, इसीलिए एक्सेस है। किसी को एक्सेस एनर्जी रहती है क्या? कोई पहलवान भी है तो हम बोलेंगे उसके पास ज्यादा है क्या, जरूरत से ज्यादा है क्या? नहीं हम्म ज्यादा होती। तो फिर चाइनीज ने कैसे कह दिया एक्सेस चाहिए? अरे लाइफ फोर्स हम्म भी किसी के पास ज्यादा होती है क्या? ज्यादा नहीं है। वो उस एरिया में कहीं पर रुक गया है, ची फ्लो नहीं कर पा रहा है। वहां से जो रोकने वाला चीज है वो गंदगी को निकालना है, तो हम्म, लिम्फ लगाना है और जी। अपोजिट फ्लो यूज करना है। ठीक है। तो सफाई करनी है। सफाई किसकी करनी है? जो सॉलिड जो बैठा है। रोकने वाला कौन है? हम्म यिन है। तो यिन को सेडेट, अपोजिट फ्लो में यिन को सेडेट। और नहीं तो इंटरनल विंड। आप देख लीजिए, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। वो श्रीलंका वाला जो, क्या नाम है उसका, उनकी किताब में है ना? कई सब किताबों में है। नहीं तो आप बोलेंगे तो हम निकाल के देंगे आप। अच्छा। नो प्रॉब्लम, बाद में पूछिए। तो उसके साथ ही एक लाई भी लेना पड़ेगा। हैं? लार्ज इंटेस्टिन भी लेना पड़ेगा, एलाई। एलाई का भी स्पाइरल लेना पड़ेगा, जैसे लीवर थ्री बताया आपने स्पाइरल। हाँ, तो हमने तो बताया ना कि लीवर थ्री स्पाइरल में अपोजिट फ्लो लेना है तो हो गया काम। और ठीक। स्प्लीन को टोन करना है। अच्छा। sp3 स्पाइरल में हीट ह्यूमिडिटी थ्री टोन, एस पी थ्री। नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो। अच्छा अच्छा। लिवर में अपोजिट फ्लो, स्प्लीन में जी। अपोजिट। स्प्लीन स्प्लीन में तो नॉर्मल। हीट को टोन अगर करना है। आपको स्पाइरल मेरिडियन बीजी मेरिडियन मालूम है कैसे लगता है पॉइंट, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना? वो भी थोड़ा डिफिकल्ट जी है, ऐसा नहीं है सीधे सेडेशन और टोनिफिकेशन। नहीं आता है तो मत कीजिए, क्योंकि उल्टा लेने का देना पड़ जाए तो मुश्किल होगा, है ना? अच्छे से इस, जानते हैं तभी करिए। इसके बाद हम लोग बीजी मेंटेन ही करेंगे, उसमें फिर आ जाना, है ना? रिवाइज कर लेना। तो आप ये कर सकते हैं। वैसे अभी कुछ बताया सर आपने, स्प्लीन हीट टोन कर, लिवर हीट को थ्री टोन करना स्पाइरल है। अपोजिट फ्लो, sp3 स्पाइरल नॉर्मल फ्लो। तो उसमें भी यही करेंगे, कोल्ड ड्राई सीडेड हो, हीट हाँ, टोन। नहीं मतलब हीट ह्यूमिडिटी टोन, ठीक। हीट ह्यूमिडिटी के साथ कौन आएगा? कोल्ड आएगा। हम्म। कंबाइंड मेथड है ना ये। हीट अच्छा ह्यूमिडिटी अच्छा। टोन क्या है? कंबाइंड। एक होता है सब्जुगेशन मेथड, एक होता है एंटी सब्जुगेशन मेथड, और एक होता है जी। कंबाइंड मेथड। तो ये कंबाइंड मेथड बता रहा हूं। ये सब आप कर चुके हैं लेवल वन लेवल टू। नहीं समझ में आ रही है तो फिर से करिए। और सारे मेरिडियन आपके पास है, कुछ सोचना नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करना नहीं है, सीधे लगाना है। तो डायग्नोस कर। स्पाइरल में हमको स्प्लीन में सर जो है हीट ह्यूमिडिटी को टोन करना है। हाँ, हीट क्या आएगा? sp3 स्पाइरल का हीट क्या आएगा? LU8। निकाल लेंगे सर, किताब में है। हाँ, किताब में निकालेंगे। LU8 को टोन करेंगे तो क्या होगा? इन जनरल जो चीज चल रही है वो सेडेट हो जाएगी एक्चुअली। ठीक। अच्छा अच्छा। हम्म आपको कुछ करना हम्म, नहीं है, बीजी मेरिडियन जैसे लगता है वैसे लगाना है, सीधा टोन करना है। ठीक ठीक नहीं आता है ठीक। तो जो रेगुलर हम्म, ट्रेडिशनल फार्मूला है उसको यूज कीजिए। हम्म, स्प्लीन ची को टोन कीजिए और लिवर ची को सेडेट कीजिए। लिवर ची को सेडेट करने का ठीक। मतलब, लिवर ची स्टैग्नेशन के पॉइंट, 6 पॉइंट हैं वो लगाइए। हम्म, 6 पॉइंट से लिवर ची स्टैग्नेशन दूर होता है। नहीं, ये लगा लेंगे सर, लगा लेंगे। हाँ, तो 6 पॉइंट लिवर के लगाइए और उधर 5 या 6 पॉइंट स्प्लीन के हैं वो लगाइए।
यही दोनों लगाना। हम्म, और अगर हार्ट में भी है मामला, तो पहले तो लीवर जी सही करिए, लीवर क्योंकि मदर है हार्ट की, है ना। जी। तो उसी से ठीक हम्म, होना चाहिए, अगर उससे नहीं होगा तो देखेंगे। हम्म। ट्रेमर्स के लिए लीवर ठीक। इज इम्पोर्टेंट। ट्रेमर्स में हम लोग बोलते हैं अच्छा। इंटरनल विंड ऑफ लीवर, इंटरनल विंड ऑफ लीवर हम्म, एक्सेस हो जाती है। अच्छा। तो ये जो फैट है इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो नलिकाएं हैं, छोटी छोटी नलिकाएं, हम्म, उसमें नैरोनेस आ जाता है, उस उसका होल कम हो जाता है। हम्म, हम्म। तो स्टेनोसिस हो जाए, हार्ट के वॉल्व्स की स्टेनोसिस हो जाए, उसमें भी फैट लगाते हैं। सर ब्लॉकेज। हाँ हाँ, ब्लॉकेज होता है ना, अब फैट से ही ब्लॉकेज होता है ना, उसमें लगा एंडी दो। मेरिडियन भी लगा सकते हैं सर है। साथ में। एंडी मेरिडियन भी लगा सकते हैं साथ में। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन इस समय तो पहले लीवर को देखो, उसके बाद एंटीमेरिडिन। यस लगाओ, एंटीमेरिडिन कौन सा लगेगा, जी। ND2 लगेगा, ND1A, ND1B, एनडी थ्री ND3। ए में सर पेन होता है हल्का। एनडी थ्री ए में। ND3A में होता है, वो तो ब्रेन से कनेक्टेड है ना। किससे कनेक्टेड है, एनडी अच्छा। थ्री ए क्या चीज है, ND3A किसमें बताया था ब्रेन आपको। वो आ, आपने ही बताया था। ब्रेन स्पाइन। हाँ, ब्रेन एंड स्पाइन बताया था। जी जी टोन होगा। जी। ओ एनटी वन। ND1 तो पैरों के लिए है। अच्छा। ब्लड प्रेशर कैसा रहता है। नॉर्मल है सर। हाँ तो ND3A तो CMP है, बी पैरासिम्पैथेटिक ट्वेल्व सर बढ़ा हुआ है केवल इस समय। है। विटामिन बी ट्वेल्व बढ़ा हुआ है। विटामिन बी ट्वेल्व जो है बढ़ा हुआ है। वो भी सब लीवर है मामला, लीवर ही है, लीवर है। अवस्थी जी पक्का अच्छा। हो गया, B12 बढ़ा है तो। ठीक। हाँ। पहले बहुत कम था बी ट्वेल्व, बाद में उसकी दवाई खाई तो वो एकदम से काफी बढ़ गया है। डबल हो गया है। अरे भाई, तो एलोपैथी में तो ऐसे ही करते हैं ना। वो 500 तक होना चाहिए, वो 900 से ऊपर हो गया, 900 से ऊपर हो गया। हाँ तो लीवर के लगाओ, पॉइंट लगाओ। अच्छा। नहीं तो ठीक ट्रेडिशनल फार्मूला है यार, आपको मैं बता दूंगा। आप मुझे पूछना अलग से व्हाट्सएप में, ठीक मैं लिख के भेज दूँ। ठीक ठीक ठीक। तो दिस वाज फैट डिजेनरेशन मेरिडियन, ठीक है। फैटी हम्म, ब्रेन भी होता है, याद रखिए, उसमें भी सर फैट ब्लॉकेज। फैट D3 लगेगा। हम्म। हम्म, खास करके तीन चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, फैटी लीवर मिलेगा, फैटी हार्ट मिलेगा, फैटी ब्रेन मिलेगा। तीनों में फैट D2, फैट D3, फैट D1, 1 2 3 हम्म, लगता है। साथ में CMP जरूर लगाइए, CMP हम्म, जरूर लगाइए। क्या करेंगे, जनरली टोन करना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं तो जो दाने लगाइए, छोटा छोटा पॉइंट है, हम्म, मेथी के दाने लगाइए। ठीक। हम्म, हम्म, तो इस तरह से हमने आपको बताया, आंख वाला तो वी आर नॉट कवरिंग इट, सो वी आर लीविंग इट असाइड। So what we will do is that we will go to the regular organs and meridians. ऑर्गन के अलग अलग पॉइंट्स हैं, मेरिडियन के अलग अलग पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंटों को हमें देखना है अलग अलग, है ना। हम्म, तो हम्म, मैं समझता हूं कि ऑर्गन्स को पहले देख लिया जाए, उसमें मेरिडियन भी आ जाएगा, और ऑर्गन के अलग अलग हिस्सों के लिए कौन कौन सा पॉइंट है वो आ जाएगा। फिर हम्म, अगर हमारे पास टाइम बचा तो वी कैन टेक सम डिजीजेस ऑल्सो, है ना, वो अच्छा रहेगा। आपके पास बुक गई हुई है हिमका जी वाली, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5, तो उसको भी आपको देखना है।
हम्म तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो टू ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में ही हमें मेरिडियन के पॉइंट भी जो अच्छे वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज्यादातर यूज होते हैं, वो सब आ जाएंगे। तो उसके बारे में डॉक्टर वॉल ने क्या कहा। डॉक्टर वॉल ने जो नए मेरिडियंस थे, जो रेगुलर मेरिडियंस थे, उसमें पॉइंटों को फिर से बताया कि ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट उसकी, और उसकी लोकेशन भी उन्होंने बताई। ठीक। तो वो हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो जो मेरिडियन आता है उसके कौन कौन से पॉइंट हैं और उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, और वो किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है ट्रीटमेंट में। नहीं, तो आपके ग्रुप में पॉइंट, ये बुक गई है, कौन सी बुक, ट्रिटाइज नंबर 4 एंड ट्रिटाइज नंबर और 5। ठीक। तो ट्रिटाइज 5 में जो लंग्स है उसको खोलना चाहिए। तो हमारे पास दो लंग्स है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। कारण क्या है कि लेफ्ट साइड में हार्ट जो है डायफ्राम पे रखा हुआ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, स्लाइटली tilted. Heart is tilted towards left. If the heart is tilted, so the major portion of the heart is on the left. Though the heart is in the middle line, but because it is a little tilted on the left, so therefore it takes some space on the left. Therefore, lungs on the left side is narrower as compared to the lungs on the right side. राइट लंग में 3 लोब है, और लेफ्ट लंग में 2 लोब है। राइट लंग में लोअर लोब, मिडिल लोब एंड अपर लोब, उसको हम लोग कह सकते हैं। और लेफ्ट में अपर लोब एंड लोअर लोब, सुपीरियर लोब, सुपीरियर का मतलब अपर, इंफीरियर का मतलब नीचे वाला। और दोनों लंग के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेडियास्टिनम। ठीक। आपको मालूम है कि लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है। हमारा ब्लड, हार्ट की जिम्मेदारी है पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। ठीक है ना। हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है। कौन सा ब्लड, अच्छा वाला ब्लड। अच्छा वाला ब्लड माने जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, द ब्लड लोडेड विद ऑक्सीजन दैट गोज फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, एवरी पार्ट एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। And after giving oxygen and nourishment to different tissues and different organs, it comes back, meaning thereby the, the returning blood which is coming back does not have much of oxygen. It has carbon dioxide and carbon monoxide. And it is loaded with what? It is loaded with all the nourishment in raw form, not in usable form. नहीं, प्रोटीन का, अमीनो एसिड, फैट का, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब लोड होके आ रहा है। ये कहाँ जाएगा, दिस विल गो टू लिवर। लिवर में जाने के बाद वहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन होने से नरिशमेंट वाली चीज बनेगी, एनर्जी बनेगी, वो सब फिर वापस ब्लड में, सारा काम ब्लड में हो रहा है। ब्लड गया, पतली पतली नलिकाओं से गया, बड़ा सा लिवर है, उसमें जाकर के भरता गया, तो कुछ देर तक लिवर में ब्लड अटका, रुका। राइट। रेसिडेंशियल टाइम is there for the blood in
liver. In liver, the blood stays for some time, during which all the reactions takes place. All the reactions take place in the liver, right? And from liver, it again enters the inferior vena cava. Inferior माने lower. तो बॉडी के नीचे के हिस्से से, सब में से जितनी भी वेन्स हैं, वो सब कहाँ जा रहे हैं? इंफीरियर वेना कावा में मिल जा रहा है, और ये रिटर्न होके राइट साइड में आ रहा है, हार्ट के राइट चैम्बर में जा रहा है। और राइट चैम्बर जो हार्ट का है, कितने चैम्बर है हार्ट में? 4। राइट में 2 ऊपर नीचे, और लेफ्ट में 2 ऊपर नीचे। दोनों के बीच में एक दीवार है, सेप्टम है, जिसमें गैंग्लियन है, जिसको एवी नोड कहते हैं। और वो काम करता है, मायोकार्डियम को न्यूरल इंपल्स भेजता है, ताकि वो मसल्स, जो मोटा तगड़ा मसल है, जोर से पंप करे, तो पूरा ब्लड घूमता है, पूरा घूम के जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। अगर वो मसल्स वीक हो गए तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। नहीं, प्रॉपर ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड विल गो टू एवरी पार्ट, दूर तक जाएगा। तो उसमें पहले क्या होता है कि राइट साइड में जब लौट के आया, वो ब्लड क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। कैसे मिलेगा? लंग्स में भेजना पड़ेगा। तो राइट लोअर चैम्बर से, राइट वेंट्रिकल कहते हैं उसे, वहां से द ब्लड विल गो टू लंग्स। दाहिनी तरफ हार्ट के लोअर चैम्बर में जो ब्लड है, वही ब्लड लंग्स में जाता है। कैसे जाता है? रिटर्निंग ब्लड जाता है अपर चैम्बर में, राइट साइड के अपर चैम्बर में। जब अपर चैम्बर भर जाता है, व्हेन इट इज फुली फुल, देन एक वॉल्व है जो खुल जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहाँ है वो? राइट साइड में है, अपर और लोअर चैम्बर के बीच में। वो वॉल्व खुल करके अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में ब्लड आ जाता है। तो राइट लोअर चैम्बर्स में ब्लड सब आ जाता है। जिस समय अप राइट अपर चैम्बर से ब्लड राइट लोअर चैम्बर में आ रहा है, at the same time left side also the same thing is happening. The blood from the left upper chamber is going to the blood is going to the left lower chamber through a valve. The valve's name is mitral valve or bicuspid valve. लेफ्ट साइड में जो अपर लोअर चैम्बर के बीच में वॉल्व है, उसको कहते हैं बाइकस्पिड। कस्प होता है जिसको कप के जैसा, ऐसा है, उसको बोलते हैं कप, कस्प। तो 2 कस्प है तो बाइकस्पिड, और 3 है तो ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट साइड में है, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में है, उसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो वो खुल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ब्लड नीचे लोअर चैम्बर में आ जाता है। लोअर चैम्बर राइट साइड और लोअर चैम्बर लेफ्ट साइड दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड उसमें से निकल करके जाता है। तो राइट से निकल करके लंग्स में जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, क्योंकि राइट साइड में तो वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन जो भी वेसल हार्ट से निकल करके बाहर जा रही है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। और जो वेसल हार्ट के तरफ जा रही है ब्लड को लेकर के, उसको हम वेन्स कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी राइट लोअर चैम्बर या राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, वहां से एक वॉल्व लगा है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। वो खोल के, क्योंकि प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो वॉल्व खुल जाता है, और वहां से लंग्स में जाता है। लंग्स में वो ब्लड जाएगा, और कहाँ जाएगा? लंग्स में जा करके जो छोटे 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 उसमें एयर सैक्स है, एल्वेलाई कहते हैं उसको, प्लूरल है।
एयर सैक्स। उसकी दीवार में बिल्कुल पतली पतली नलिकाएं लगी हुई है, रक्त नलिकाएं उसकी दीवार से बिल्कुल चिपकी हुई है, किसके, जो एयर एयर सैक है, एयर पॉकेट्स, जो गुच्छे अंगूर की तरह। तो अंदर जब हवा आती है तो वो तन जाता है, तन जाता है। तो जो वॉल है ब्लड का और लंग्स का जो वॉल है एयर सैक का, वो दोनों तन जाता है, पतले हो जाते हैं। और उसमें से ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है वापस लंग्स एयर सैक में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर चली गई वो तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन तो था वो कहाँ चली गई, ब्लड में चली। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम की चीज होती है, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल। ये हीम जो है उसमें जो आयरन है वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसको एफिनिटी है, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उतना उसको प्रिय नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वो वापस लंग्स में चला जाता है। इस तरह से गैस का आदान प्रदान होता है। लंग्स में दो झिल्ली लगी हुई है, एक अंदर एक बाहर, दोनों के बीच में फ्लूइड सीक्रेट होता है। कहाँ से? उसी झिल्ली से सीक्रेट होता है, उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जो लेयर दो लगी हुई झिल्ली उसको कहते हैं प्लूरा। जो लंग्स जिसमें घिरा हुआ है उसको कहते हैं प्लूरा, वो डबल लेयर है। उसके बीच में जो जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन्स, द सेल ऑफ द मेम्ब्रेन्स, दे हैव a natural property of secreting some liquid. A very small amount of liquid is secreted so that the movement of the membranes are sufficiently lubricated, so that हमारा घाव ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, नहीं हीट ना बढ़े। इसके लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर यही, इफ द सेल्स स्टार्ट डाइंग, देन द अमाउंट ऑफ ये सब मर करके बहुत ज्यादा पस्ट टाइप निकल के बहुत लिक्विड भर जाता है। तो जो मेम्ब्रेन्स है या मसल्स है, मसल और उसका मेम्ब्रेन लंग्स का, दैट स्टार्ट सीक्रेटिंग लॉट ऑफ फ्लूइड, मरे हुए सेल्स। वो फ्लूइड जब बढ़ने लगता है तो फिर बहुत तकलीफ भी होती है। तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड कम्स ओनली बिकॉज द सेल्स आर डाइंग। तब कहते हैं लंग्स में पानी भर गया, दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन। वो टीबी हो जाए समझिए, उस तरह की चीज है। उसको कहते हैं प्लूरा, उसको कहते हैं प्लूरी फ्लूइड। और जब उसमें लंग्स में पानी भर जाता है तो बीमारी का नाम होता है प्लूरेसी। ठीक। तो आप नाक से हवा लेते हैं, वो यहां से जाता है और यहां से जाकर यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाता है। वो एक नली आई, दो हिस्सों में बढ़ गई, एक राइट में गई, एक लेफ्ट में गई। इसको क्या कहते हैं? इसको जो यहाँ से हवा आ रही है नाक से ऐसे, जो वहां पे गले में मिलती है, ये नाक की नली गले में जहां मिलती है उसको कहते हैं नैसोफेरेंक्स। क्या कहते हैं? नैसोफेरेंक्स। आपके ट्रीटाइज 5 में ये बना हुआ है चित्र, अगर आप कहें तो हम कर देंगे इसे शेयर। लेकिन आपके पास, सबके पास बुक है, बुक में देखिए पेज नंबर 125, ट्रीटाइज 5। ठीक। नेसोफेरेंक्स कहते हैं। उसके बाद ये नेसोफेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स दोनों मिल जाते हैं, खाली उसमें एक पर्दा रहता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि अन्न नली को बंद कर देता है, क्योंकि मुंह के ओरल कैविटी में दोनों जा रहा, हवा भी जा रही है और खाना भी जा रहा है। यहाँ से खाना जा रहा है, यहाँ से हवा जा रही है, दोनों जा रहा है। तो अगर खाना अगर हवा वाली नली में चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो खाने वाली नली सामने है, उसको बंद कर देता है। वो जो बॉल की तरह है उसको ऐसे पड़ जाता है। तो खाने के नली, अरे हवा की नली में खाना नहीं जाता है, बंद हो जाता है। हिपोग्लोटिस अगर नहीं हो तो खाना श्वास नली में चला जाएगा, ट्रैकिया में।
और अगर ट्रैकिया में खाना चला गया तो फंस गए, फिर आप, जान चली जाती है। ऐसे समय में इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, H9 से एक ब्लड निकल, दांत से काट के या सुई से चुबा के, या ऐसे भी हम लोग बहुत जोर से दबाते हैं, तो इमीडिएटली सारा ब्लड मसल मेरिडियन के थ्रू चला आता है। तो क्या होता है कि ट्रैकिया से निकल के वापस एसोफेगस में, अन्न नली में खाने का टुकड़ा चला जाता है, तो जान बच जाती है। हमको क्या करना चाहिए, नीचे से पेट को दबा के ऊपर ठेलना चाहिए, ताकि अन्न नली, उसको प्रेशर पड़े, निकल करके बाहर हो जाए, अन्न अन्न नली में चला जाए। तो ये ऐसा भी करते हैं, किसको अगर ऐसे फंस जाता है तो पकड़ के उसको ऊपर ऊपर ठेलते हैं डायफ्राम, तब भी जान बच जाती है। हमने कई बार किया है, हमें भी हुआ था, प्रॉब्लम कई बार हो जाता था, तो ये ठीक होता है। H9 को दबाना चाहिए। ये हमने आपको बताया कि जो दो हिस्से आते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस जो आया उसमें से दो ब्रांच और निकला। दो है ना, एक ऊपर वाले चैम्बर में, एक नीचे वाले चैम्बर। लेफ्ट में दो चैम्बर है, लंग्स, लेफ्ट लंग। राइट लंग्स में तीन चैम्बर है, उसमें तीन ब्रांचेस बनती हैं। तो अगर हमें इसे एनर्जी देनी हो तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, और दो हिस्से बन गए प्लूरल, ब्रोंकाई बन गया। और उसकी जो ब्रांचेस निकली वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हो गई। उसमें से छोटे छोटे और निकले ब्रांच, फिर उसमें एयर सैक्स लगा होता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के जो ब्रांचेस निकली उसको ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से सारे छोटे 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 गुब्बारे अंगूर की गुच्छों की तरह लगा हुआ है, जिसे कहते हैं एल्वेलाई। तो नेसोफेरेंक्स, जहां नाक मिलती है, उसको बोलते हैं गले से। और वहां ओरोफेरेंक्स होता है, जो मुंह वाली नली आती है, अन्न नली, उसको ओरोफेरेंक्स, गले में मिलती है, उस जगह को फेरेंक्स कहते हैं। उसके बाद लैरेंक्स, जो ये वॉइस बॉक्स है, उसको लैरेंक्स कहते हैं। उसके बाद जो हवा आ रही है उसको कहते हैं ट्रैकिया, श्वास नली, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उसको कहते हैं ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई से फिर ब्रांच, राइट साइड में तीन और लेफ्ट साइड में दो निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और उस ब्रोंक्यूल्स से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें एयर सैक्स लगी हुई, बहुत सी, थाउजेंड्स। उन एयर सैक्स के दीवार पे ब्लड की छोटी छोटी पतली पतली नलियां लगी हुई है, राइट। कहाँ से आ रही हैं वो नलियां, वो हार्ट से आ रही है, और उनकी ब्रांचेस लगी, ठीक। और उस एयर सैक में बाहर से जो हवा जाती है वो ब्रोंकाई से होती हुई, ब्रोंक्यूल से होती हुई, एयर कहाँ जाती है, एयर सैक्स में जाती है, एल्वेलाई में जाती है। और वो फूल जाता है, फूल जाता है तो पतली हो जाती है दीवार, और तन जाती है, कौन सी, जो ब्लड वेसल से वो तन जाती है, परमिएट कर जाता है, तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन बाहर ब्लड में मिल जाता है। अब जो ब्लड लंग्स से लौट करके हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाता है, लेफ्ट अपर चैम्बर में आ जाता है। जिस समय लंग्स से ब्लड लौट करके लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट हार्ट में जा रहा है, उसी समय पूरी बॉडी से रिटर्न होता हुआ, लिवर से होता हुआ, इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ, राइट अपर चैम्बर में ब्लड आ रहा होता है। माने हार्ट के राइट अपर चैम्बर और लेफ्ट अपर चैम्बर, राइट अपर चैम्बर एंड लेफ्ट अपर चैम्बर हार्ट का, दोनों एक साथ में भरता है। दे गेट फिल्ड अप टुगेदर साइमल्टेनियसली। और फिर जब पूरा चैम्बर, हम ऊपर वाले दोनों, लेफ्ट और राइट वाले भर गए,
तो वॉल्व खुल जाता है, वो नीचे आते हैं। राइट वाले का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, अपर से लोअर में आ जाता है, वो खुल जाता है। लेफ्ट में है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, वो खुल जाता है, तो लेफ्ट अपर से लेफ्ट लोअर में आ जाता है। So this I have told you something about lungs, that what happens and different parts of the lungs. अब जब हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स मालूम पड़ गया, तो हम लंग्स मेरिडियन के अलग अलग बिंदुओं को देखेंगे कि लंग्स के किस भाग के लिए, किस भाग में प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए कौन सा पॉइंट है लंग्स मेरिडियन का, दैट वी विल सी। तो लंग्स मेरिडियन में जो डॉक्टर वॉल ने नए पॉइंट्स खोजे हैं, उसको भी देखना चाहिए। हम्म? तो व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले हम लोग पॉइंट्स को देख लें, और फिर हम लोग मेरिडियन को देखेंगे कि वो मेरिडियन में वो पॉइंट कहाँ है। तो ट्रीटाइज 4 में आपको मेरिडियन मिल जाएगा, ट्रीटाइज 4 में मेरिडियन का पाथवे मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स मेरिडियन अगर आप ट्रीटाइज 4 में खोलें, सबके पास है कि नहीं है? नहीं, ग्रुप में है ना, सबके पास ही है, सबके पास ही होगा ना, क्योंकि ग्रुप में है। सो इसलिए दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। तो लंग्स मेरिडियन में ईएवी के अनुसार, पहले हमारे टीसीएम के अनुसार कितने पॉइंट थे? 11। ईएवी ने उसमें 7 और पॉइंट डाले, नए पॉइंट, राइट। अब उन्होंने एक LU10 था, उन्होंने खोजा LU10A, LU10B, LU10C एंड LU10D। ये ईएवी में 4 नए पॉइंट डाले LU10 के ब्रांच। कौन कौन से? LU10A, LU10B, LU10C और LU10D। LU10D is measurement point of mediastinal plexus। mediastinal plexus क्या है? जहां पर आपका पेरिकार्डियम का जो फ्रंट शू पॉइंट है, क्या नाम है? कौन सा पॉइंट है पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट? CV17। CV17 कहाँ है? दोनों निपल के बीच में है, दोनों निपल के बीच में है। तो दोनों लंग्स के बीच में वो जो जगह है उसको कहते हैं मेडियास्टिनम। उस मेडियास्टिनम में नर्व्स का गैंग्लियन है, पूरा प्लेक्सस है। उसी से, प्लेक्सस से निकल करके नर्व्स हार्ट में भी जा रही है, और नर्व्स लंग्स में भी जा रही है। समझ में आ रहा है? ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई लंग्स को और ब्लड की सप्लाई हार्ट को उसी से हो रही है। कहाँ से? CV17 से। CV17 को अकेले ट्रीटमेंट देने से लंग्स में भी ब्लड जाता है और हार्ट में भी ब्लड जाता है, और लिहाजा दोनों बीमारी, दोनों को नरिशमेंट एक साथ मिलती है। याद रहेगा, ये चीज याद रहेगी। CV17 कितना बड़ा पॉइंट है, से ह्यूज पॉइंट। हार्ट और लंग्स दोनों ऑर्गन में नरिशमेंट एक साथ पहुंचाना है, वीक हो रहा है, नहीं काम कर रहा है। कौन देगी ताकत? कौन देगा? हार्ट को ताकत देना हो या किसी भी ऑर्गन को ताकत देना हो, नरिशमेंट देना, कौन देता है? ब्लड। ब्लड के माध्यम से सारे खाने की चीज, पोषण सब कहाँ जाता है? ब्लड के माध्यम से जाता है। तो अगर ब्लड के माध्यम से जा रहा है, और ब्लड की सप्लाई कहाँ से हो रही? मेडियास्टिनम से हो करके जा रही है, और उसका पॉइंट, उसके ठीक ऊपर कौन सा पॉइंट है? CV17। लेकिन लंग्स को अगर देना है, मेडियास्टिनम से कनेक्टेड है,
तो उसका मेजरमेंट पॉइंट कौन सा है? LU10D। LU10D कहाँ है? LU11 तो सब लोग जानते हैं। डॉक्टर वॉल का जो LU11 है वो बाहर नहीं है। किधर है वो? अंदर है, इस उंगली की तरफ। ये डॉक्टर वॉल का LU11 है। LU10D जो मेडियास्टिनल प्लेक्सस का पॉइंट है वो कहाँ है? वो जो ऊपर वाला जो जॉइंट है उसके नीचे यहाँ है। क्यों, क्या कहा उन्होंने कि लंग्स का पॉइंट इस तरफ पहले कहा था TCM ने, डॉक्टर वॉल ने क्या कहा, इधर है। तो यहाँ LU11 है और यहाँ LU10 है। 10D, LU10D, राइट। LU10D और फिर LU10C। ऊपर D है, नीचे C है। जहां 1-1 होता है ना, लिम्फ वाला पॉइंट, वहां पर LU10D है। मतलब ये जॉइंट है, ये जॉइंट में ऊपर 10D है और नीचे 10C है। ठीक। ये 10C जो है वो CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। 10D किस चीज का पॉइंट है? मेडियास्टिनल प्लेक्सस का पॉइंट है। तो एस्थमा का उपचार भी हम यहाँ करते हैं, ब्लड संचार का भी उपचार करते हैं, थोरेसिक ऑर्टा का भी उपचार करते हैं, एसोफेगस का उपचार करते हैं, और वहां पर लंग्स की जो दो लेयर है प्लूरा, उसका भी उपचार करते हैं। तो 10D इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10C। कहाँ है 10C? कहाँ है? 10D कहाँ था? यहाँ था, अंदर की तरफ। और 10C कहाँ है? इसी जॉइंट में इधर से चले गए तो 10C है, और ऊपर से आए तो 10D है, नीचे से गए तो 10C। ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। 10C इज कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। बहुत आवश्यक है कि इसको समझना चाहिए 10C को। 10C हमेशा लगेगा, है ना। कभी अस्थमा हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10C लगाना ही चाहिए। लैरिंग्स की बात हो, हाइपोफैरिंग्स की बात हो, नहीं तो पूरे फेफड़े में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, चाहे वो गले में आवाज की बात हो या और भी कोई बात हो, तो आपको 10C लगाना चाहिए। तो एक लॉन्ग मेरिडियन बनती है लंग्स और स्प्लीन की। लंग्स और स्प्लीन की जो मिलकर के लॉन्ग मेरिडियन मिलती है, उसका क्या नाम है? टाई यिन। सबको मालूम है। टाई यिन में जब LU10 की बात हम करते हैं, नॉर्मल फ्लो हो तो या अपोजिट फ्लो, तो LU10 तो आता नहीं, क्या आता है? LU11 आता है, उसके बाद LU9 आता है। LU11 की जगह पे हम LU10D, जरूरत पड़े तो LU10C भी ले सकते हैं। LU11, LU10D एंड LU10C, हम कोई एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। और LU11 क्या है? कोल्डनेस पॉइंट है। हेलो। तो अगर हमें यहाँ ची रुकता हुआ मालूम पड़ता है तो अपोजिट फ्लो में देखेंगे तो ये विंड हो जाएगा, और अगर नॉर्मल फ्लो में देखेंगे तो ये कोल्डनेस हो जाएगा या ड्राइनेस हो जाएगा, माने यिन लोडेड हो जाएगा। तो अगर एनर्जी ज्यादा हो गई है, एस्मा हो गया है, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? टोन होंगे। तो हम TCM के साथ में कैसे यूज करेंगे EAV को? हमें मालूम है कि 10D मेडियास्टिनम का पॉइंट है, 10C CNP है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग LU11 ऑफ
टीसीएम जो कि बाहर है, एल्वेलाई की में गड़बड़ है, अगर गैस के आदान प्रदान में गड़बड़ है तो ये अगर गड़बड़ होगा तो क्या होगा, ये सब ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीनिश हो जा रही है, देखने में ग्रीनिश लग रहा है, तब तो हम क्या यूज करेंगे, Lu11 टीसीएम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टीसीएम का Lu11 है, तो हम डॉक्टर वॉल का Lu11 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि Lu11 जो है वो क्या है, वो एल्वेलाई का पॉइंट है, एयर सैक्स का पॉइंट है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है, फेस ब्लूइश हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, तो डॉक्टर वॉल का Lu11 यूज करेंगे, न कि टीसीएम का यूज करेंगे। याद रखिए, डॉक्टर वॉल का जो Lu11 है वो लंग्स की पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा माने एयर सैक्स, हमेशा याद रखिए कि अगर बहुत क्रॉनिक हो गया, लंग्स का कैंसर हो जाए, या ऐसी बात हो जाए कि सांस नहीं आ पा रही है, या ऐसी बात हो जाए कि रुक रहा है, मर रहा है, तो Lu11 हम टीसीएम का ना यूज करके कौन सा यूज कर सकते हैं, डॉक्टर वॉल का यूज कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो आदान प्रदान है उसमें फायदा होगा। ठीक। 10D क्या करेगा, 10D क्या करेगा, नर्व्स को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि सारे नर्व्स इसी मेडियास्टिनल प्लेक्सस से होकर के जाते हैं लंग्स में भी और हार्ट में। 10D ये ऊपर से है, 10C नीचे है, जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, राइट। तो अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, तो एक 10C जरूर देना होगा। उसके साथ में आप चाहे Lu11 भी दीजिए, Lu9 भी दीजिए, जो कुछ देना है, लेकिन 10C आपको देना पड़ेगा। 10C को लंग्स के किसी भी रोग में, चाहे वो टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, सब में 10C यूज करना ही चाहिए। आप अपना टीसीएम का काम करिए इधर सब, और ये साइड में आकर के 10C यहां लगा दीजिए एक बार, सबको बल मिल जाएगा। एस्मा है, एक कहते हैं अच्छा एम्फाइसमा। सर। सर। कौन? अनिल बोल रहे हैं, अनिल कैमरा बोल ऑन कर लिया जा करिए। हाँ, बोलिए बोलिए रहे। हाँ ठीक है। अगर बोलिए। सर मौसम ठंडा हो हाँ, और सांस अ, लेने से ठंडक बढ़ रही हो, सर में कहीं भी बॉडी में, सांस लेने से ठंडक बढ़ रही है, जब बाहर ठंडा है तो ठंडा मतलब हवा जा रहा है। बाहर निकले घूमने तो मान लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो कोल्ड फीलिंग सर में ज्यादा आ रही हो। अरे भाई, ठंडे और में ठंडा लगेगा यार। हम्म अब मान ठंडे, लीजिए हम बिस्तर में हैं, लेकिन सुबह जब मौसम ठंडा होता है तभी जो है ये महसूस होता है कि आपको ये बताइए कि सबसे कुछ ज्यादा ठंडी कब होती है, रात में कि दिन में? नहीं, सुबह में या शाम में ही होती है। शाम को नहीं, सुबह में ही ज्यादा, सबसे ज्यादा ठंडी होती है। हाँ, सुबह में तो होती मैक्सिमम है, हमको शाम। मैक्सिमम yin जो है वो 3 बजे के करीब होता है। ये गलत धारणा है जी। कि रात के 12 बजे सबसे ज्यादा yin होता है, नहीं। मैंने अपनी किताब जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची में लिखा, ये सारी बातें हमने ऐसी बताई हैं जो चाइनीज ने भी नहीं बताई हैं। सबसे ज्यादा yin कब होगा, 3 बजे सुबह। यिन बढ़ता रहता है 9 बजे से, रात के 9 बजे से यिन धीरे 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 बढ़ता 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 बढ़ता, यिन सबसे ज्यादा कब हो जाता, 3 बजे। फिर उसके बाद यिन कम होने लगता है। सबसे ज्यादा ठंडक शाम को नहीं, सुबह लगती है। 9 बजे के बाद यिन बढ़ने लगता है, ठंडा लगेगा।
यांग कम होता रहता है कब तक? 9 बजे तक यांग कम हो रहा है। अगर 9 बजे तक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठंड लग रही है, इसके मतलब यांग को बढ़ाओ। और अगर 9 बजे के बाद ठंड लग रही है, इसके मतलब यिन बढ़ी हुई है। यिन का बढ़ना 9 बजे शुरू होता है। 9 बजे तक, 3 बजे आफ्टरनून से लेके 9 बजे तक यिन हम्म। की बात नहीं होती। क्या होता है? यांग कम होता है। 4 हिस्सों में बांट दीजिए। सुबह 3 बजे से दिन के 9 बजे तक 6 घंटे के लिए यिन कम होता रहता है। इट इज डिक्रीज इन यिन। 9 बजे दिन से दोपहर 3 बजे तक यांग बढ़ता रहता है। अब यिन कम हो रहा है तो यांग बढ़ता हुआ लगेगा, आपको महसूस होगा, लेकिन वास्तव में यिन कम हो रहा है। ये सब बातें किताब में हैं और मैंने लिखी है इसीलिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं रहता है, इसलिए हमने ये किताब लिखी। कोई किताब है ही नहीं इंडिया में जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा सर, अगर यांग बढ़ रहा है 9 बजे से, तो 5 से 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का पीरियड होता है। 5 से 7 तक किडनी होता है भाई, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का होता है? सुबह होता है 5 से 7। वो हाँ, पांच सुबह से पाँच से सात लार्ज इंटेस्टाइन सुबह होता है, सुबह। हाँ, सुबह का 5 से 7। जी। तो उसमें तो यांग फोर्स रहता है। उस समय यिन कम होता रहता है। हाँ, इनकम होता है, यांग फोर्स रहता है। जब यिन कम होगा तो यांग बढ़े। यांग तो है, खाली यिन कम हो रहा है तो यिन यिन क्या करता है? यांग को रोक रहा है। अब यिन कम होना है तो यांग को रोकने वाला नहीं, तो यांग ज्यादा काम करेगा। जब यांग को हमको रोकने इसी पे वाली दिक्कत है। ताकत कम। अरे भाई सुनो यार, आप काम करने जा रहे हो, आपको रोकने के लिए आदमी एक खड़ा है, लेकिन जो रोक रहा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो आप बढ़ जाओगे आगे कि नहीं बढ़ जाओगे? यांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लगता है अभी तो कि हम भी यांग बढ़ रहा कमजोर है, पड़े। लेकिन वास्तव में यिन कम हो रहा है। लगता है कि यांग बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? यिन कम हो रहा है। पढ़ो ना उस चैप्टर। लेकिन वहां तो बताया गया है कि मैक्सिमम है इंटेस्टाइन के, उसमें पावर 2 घंटे में, 2 घंटे के दौरान। अरे, अरे भाई ऑर्गन क्लॉक को हमने पूरा बदल दिया है, तभी रिजल्ट मिल रहा है। उसमें 50% रिजल्ट मिलता है। कितने बार ऑर्गन क्लॉक यूज किया आपने? कितने बार रिजल्ट मिला आपको? 50% से ज्यादा अभी रिजल्ट नहीं मिलता है। हम भी तो यूज करके आए हैं। हमने भी तो 25-30 साल यूज किया है। तो आपके कहने की बात है, जो हम्म, है आप देखो। और जो ऑर्गन क्लॉक मैंने दिया हुआ है, 1 घंटे के लिए ज्यादा और 1 घंटे के लिए कम होता है। 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में ची रहती है। पहले घंटे में ज्यादा होती है, दूसरे घंटे में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले घंटे में ची अंदर आ रही होती है, बाहर एटमॉस्फेयर से लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में घुस रही होती है, और दूसरे घंटे में ची हम्म, बाहर निकल रही होती है। अब ये सब चीज आप बेसिक्स की बात थोड़ा सा इस चैप्टर के साथ करेंगे तो खत्म नहीं होगा ये कोर्स कभी भी। हम्म। ये सब आपको फिर अब से मेरा पर्टिकुलर था संबंधित विषय, हाँ, मतलब पर्टिकुलर। मेरे पर्सनल से जुड़ा था, अरे इसलिए। गलत है भाई, 2 घंटे के लिए नहीं बढ़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सांस लेते ही रहो, निकलो ना। सांस लोगे तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि नहीं, खाली लेते रहते हो क्या सांस, कि छोड़ते ही रहते हो? हम्म, सांस जब लोगे तो सांस छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह जब एनर्जी अंदर आ रही है तो वो बाहर जाती है। इसको कहते हैं एनर्जी ब्रीदिंग सिस्टम। यूट्यूब पे हमारी पड़ी हुई है यार, इसको देखो। ऑर्गन क्लॉक में यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है। भाई चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? देखिए उसको। हम्म, कर लेते हैं हाँ, आज। उसमें देखिए पड़ा हुआ है ऑर्गन क्लॉक। एनर्जी ब्रीदिंग सिस्टम में पता नहीं कितने वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत से वीडियो पड़े हैं। हम्म, क्योंकि चाइनीज ने भी इसको नहीं समझा, उसकी वजह से लोग मर गए उसी इलाज के चक्कर में, कि 2 घंटे के लिए बढ़ जाती है और 2 घंटे के लिए कम हो जाती है। मर गए भाई, हमारे अपने स्टूडेंट्स ने बताया, हमारी माँ मर गई, ये मर गया है। तो हम जानते हैं। और जो मैंने बताया है, अगर उसको यूज करेंगे ऑर्गन क्लॉक,
तो 90% रिजल्ट है, 50% की छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भारतीय ज्ञान के सामने सारा दूसरा संसार का ज्ञान फेल है। ना? सनातन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक है। तो ये विज्ञान जिसको पता है, वो जब चाइनीज विज्ञान ज्ञान को समझने चलता है तो हमको लगा कि हमको इसको गलत है फेरना चाहिए। लगातार सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 2 घंटे के लिए जब चाइनीज ने बताया, मैंने कहा भाई 2 घंटे में यार 1 घंटे तो अंदर आ रही होगी, 1 घंटे बाहर जा रही है। फिर हमने इसको कंफर्म किया, हम्म। हम्म। तो बात बिल्कुल सही है। तब हमने बताया कि ऑर्गन क्लॉक में ऐसा होता है। पूरा डिटेल चर्चा है, पंचतत्व सिद्धांत वाली किताब में हमने सारे चार्ट्स बना कर रख दिए। हम्म। हम्म। बहुत डिटेल है, बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें। अभी तो हम डॉक्टर पॉल का पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इसे ये भी नहीं मालूम कि टोन करे कि सेडेट करे। डॉक्टर वॉल ने खुद कभी नहीं किया, वो खाली कनेक्शन बता के चले गए। उनको हमें नहीं मालूम क्या करना चाहिए। हम्म। चलो, सो आप 10C यूज करेंगे। क्या है वो? CMP है। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। देखो, जिसको वीक हो जाता है ना लंग्स, और जिसको अस्थमा वगैरह होता है, आप उसका पीठ खोल के देखना कभी, बैक साइड, ऑन द बैक, अपर बैक, यू विल फाइंड मार्क। जैसे डिलीवरी के बाद महिलाओं के पेट पर मार्क्स आ जाते हैं, उसी प्रकार अपर बैक में जिसको क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम है, उसको मार्क्स आ जाते हैं। 10C यूज करने से तुरंत ऑक्सीजन का मामला चालू हो जाता है। 10C के साथ में क्या यूज कर सकते हैं? LU11। किसका? डॉक्टर वॉल का कि TCM का? डॉक्टर वॉल का। पीसीएम। TCM तो लिम्फ बता दिया वहां लिम्फ 1 है, डॉक्टर वॉल ने बताया, हम्म। है ना? हम्म। LU11 को अंदर की तरफ बता दिया, इस तरफ। डॉक्टर हम्म। वॉल ने उन्होंने कहा कि ये क्या है? एयर सैक्स का पॉइंट है, एल्वेलाई का पॉइंट है। और ये क्या बताया उन्होंने? लिम्फ का पॉइंट है, LY1। अभी लिम्फ हम लोगों ने पढ़ा ना उस दिन। 10C एस्थमा में, एम्फाइसीमा में, और अगर प्राण आ ही नहीं रहा है, एकदम मुश्किल हो रहा है, क्या करना चाहिए? 10C जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद LU11 लगाना चाहिए। वो भी कौन सा? डॉक्टर वॉल का। और क्या लगा सकते हैं? 10B लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? 10A लगा सकते हैं। 10B क्या है? ब्रोंकियोल्स का पॉइंट है। 10A क्या है? प्लूरा का पॉइंट है। अभी प्लूरिसी हो जाती है आपको, पानी भर गया। पानी भर गया तो कौन सा पॉइंट लगाना होगा? LU10A। प्लूरिसी, प्लूरिसी ही ट्यूबरकुलोसिस में भी 10A का पॉइंट लगेगा। और आपकी किताब जो गई है ट्रीटाइज 4, उसमें सारे बिंदुओं के लोकेशंस दिखाए गए हैं। और अगर नहीं है तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, दिख जाएगा, सामने रहेगा। अगर आप कहें तो हम इसको शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं है। हम्म। उसके बाद LU10 है, वो क्या है? पॉइंट ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए? LU10 को सेडेट करना चाहिए, फायर पॉइंट है। ठीक है ना?
अगर प्लूरिसी हो जाए तो 10A को क्या करोगे? टोन करोगे कि सेडेट करोगे? प्लूरिसी माने पानी भर गया फेफड़े में, क्या करें? सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे? सिरेट। टोन। ये 10A 10B सब फायर है ना भैया, LU10 फायर है। प्लूरिसी क्यों बढ़ गई? क्योंकि अच्छा, सेल्स मर फायर रहे है। हैं। सेल मर रहे हैं, मरना मतलब डेथ मीन्स यिन। यिन एक्सेस है, यांग बढ़ाना पड़ेगा। खूब सोच समझ के TCM के साथ। नहीं समझ में आता है मेथी का दाना, नहीं समझ में आता है स्ट्रेट नीट, नहीं समझ में आता है ऑरिकुलर सीड्स लगाई। एक गलती के बाद सुधर जाएगा, समझ में आ जाएगा सर। तब तक तो आदमी मर मर जाएगा, फायदा अगर क्या होगा? गलती होती हाँ, ऐसा ऐसी कहावत है ना, कि 100 रोगी को जब तक न मारे तब तक डॉक्टर प्रवीण नहीं होता। संस्कृत में कहावत हाँ, डर को निकालना जरूरी है। स- संस्कृत में कहावत है, वैद्य वही अच्छा है जिसने 100 रोगी मार लिए हो। एनीवे, तो अभी आपको हमने मारने के लिए नहीं कहा है। बहुत आराम से आप मेथी का दाना लगाओ ना, सेफ साइड, और काम वही हो रहा है। क्या दिक्कत है? तो ब्रोंकाइटिस हो जाए तो कौन सा पॉइंट है? LU10। क्या करते हैं? सेडेट करते हैं। क्या करते हैं? सेडेट करते हैं। समझ लीजिए, जहां LU10 है वो सब फायर वाले पॉइंट है। फायर का A, फायर का B, फायर का C, फायर का D। और 10C तो CMP है, वो सबके साथ लगेगा। 9A ये नर्व सप्लाई की पॉइंट है, नर्व की सप्लाई। ठीक से समझ अगर गए। आपका डायफ्राम नहीं चल रहा है, आपके लंग्स सिकुड़ और फैल नहीं रहे हैं, तो आपको 9A लगाना चाहिए। LU9 ट्रैकिया का पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आप LU9 लगाएंगे, अगर इसको टोन कर देंगे तो क्या होगा? फैल जाएगा, तो ज्यादा हवा जाएगी। तो अगर सांस नहीं जा रही है, अस्थमा हो रहा है, नहीं जा रही है किसी भी तरह, बहुत कोशिश कर रहे नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए? LU9 को टोन करो, एक सिंगल पॉइंट पकड़ो LU9। फैल जाएगा, फैल जाएगा तो ज्यादा हवा अंदर आएगी। क्या फैल जाएगा? श्वास नली, हवा की नली, दिस विल डायलेट, ट्रैकिया विल डायलेट, एंड इफ इट डायलेट्स इट विल टेक मोर एयर इजियर, इजीली। तो एस्मा में हम लोग LU9 को टोन करते हैं, वी टोनिफाई। LU10B is again larynx, right? And LU8A, 8B और 8A hyperpharynx. LU8 is metal। LU8 अच्छा पॉइंट है। LU8 क्या है? इट इज वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, हाथ की शिराओं का पॉइंट है। और LU7 क्या है? आर्टरीज का पॉइंट है। तो आर्टरी और वेन दोनों, हाथ के आर्टरी का पॉइंट LU7, और हाथ के वेन्स का पॉइंट LU10। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अस्थमा में? LU10D लगाना चाहिए। क्या है वो? प्लेक्सस है, नर्व्स। टोन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, LU11 टोन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? LU9 फैला दो। एस्मा का पॉइंट इस तरह से कर सकते हैं। तो लंग्स मेरिडियन में आपने देख लिया कि LU7 हाथ की आर्टरी है, LU8 हार्ट का वेन है, LU9 ट्रैकिया का पॉइंट है, LU10D ये मेडियास्टिनल प्लेक्सस मतलब नर्व्स की पॉइंट है, इनर्वेशन का पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और LU11 एल्यूविलाई का पॉइंट है। LU10C क्या है? CMP है। और ध्यान रहे कि उन्होंने क्या कहा, लंग्स इधर से आ रहा है ना कि इधर से जा रहा है, ये TCM वाला है। और ये इधर वाला EAV वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स मेरिडियन। कल हम लोग
इसके आगे चलेंगे। आज की बात यहाँ समाप्त होती। कल लेकिन सैटरडे है, सैटरडे एंड संडे छुट्टी है। सो खूब मौज करिए, खूब आराम करिए, खूब रेस्ट करिए, और हो सके तो उसको सुनिएगा, है ना? ठीक। सर हम जो सर है, इसका एक फोटो डालना सर ये। किसका? अभी लंग्स का एक फोटो डालो सर। फोटो डाल दिया आपने? लंग्स का अभी डाला है? डालो सर, डालो डालो। हाँ, मैं डालूं? डालने को बोला सर। मैं डाल देता हूँ। ऐसा ऐसा। ओके। आपके पास तो बुक गया वैसे, डिटेल्स फाइल में, लेकिन मैं डालता हूँ। मैं अभी डाल देता हूँ। हाँ ऐसा मतलब बुक में उल्टा है। अच्छा, मैं अभी डाल देता हूँ, मैं अभी फोटो करके डाल ही देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। सर मैं मैं डाल। थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया। अच्छा, वो हमने आपको कुछ हाँ पूछा था, उसका जवाब लिख दिया आपने? हाँ सर, मैंने 2 बजे लिखा था, देखा जब। मैं देख लूँ। ज्यादा परेशान हो नींद आने तो में इसमें कोई दिक्कत? तो K6 लगाओ ना, Lu7 K6 लगाओ। K6 टोन करो, Lu7 सेडेट करो। लगाओ आज। चक्र ठीक है मैग्नेट सर, बहुत लगाइए, परेशान हूँ। K6 टोन करिए। हाँ, और K6 टोन। और Lu7 सेडेट अभी से लगाइए ना, 3-4 घंटे पहले सोने के टाइम। हाँ, दोनों टोन करके लगा रहा था मैं। अब एलयू, एल, हाँ, K6 टोन, Lu7 सेडेट। Lu7 सीडेट। ठीक। ठीक है। कौन सा, क्या कहा है आपने, क्या डालने के लिए? वेंकटेश, लंग्स का ना? नहीं, सर लंग्स का सर। लंग्स के ऐसा पॉइंट्स ऐसा ना? लंग्स का। ओके। ऐसा ऐसा। हाँ, कौन सा पेज था? विच पेज वी वर टॉकिंग अबाउट? हम्म। ओके। डिटेल्स 4 है क्या नहीं आपके पास? होना तो चाहिए। है सर, मगर ये पॉइंट से ये टेंसी नहीं दिख रहा है इसमें, सीएमपी नहीं दिख रहा है इसमें। मैं लगाता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चले गए, बाकी तो वही है सब। गया कि नहीं, ग्रुप में गया? थैंक यू सर। हाँ। सर आए सर। बस देख लीजिए। सो वी विल क्लोज